साथियों, जैसे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 अभी लॉन्च हुआ है। इससे पहले हमारा एजुकेशन पोर्टल सिंपल वाला था। इसके बाद एजुकेशन पोर्टल 2.0 लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या था, हमारा जो डाटा था सर्विस बुक अनुसार वह ऑनलाइन किया गया था, जिससे हमारी ई सर्विस बुक बनी थी, जिसमें हमारा सारा डाटा ई सर्विस बुक, ऑनलाइन सर्विस बुक जो थी हमारी हमारी सेवा पुस्तिका जो है वह ऑनलाइन कर दी गई थी। अब जो नया पोर्टल 3.0 आया है तो इसमें भी उसी प्रकार से ई सर्विस बुक बनाई जानी है, जो कि हमारी सर्विस बुक का सारा डाटा ऑनलाइन किया जाना है। हमें जब भी ज़रूरत लगे हम ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। तो यह कार्य अभी संकुल स्तर से चल रहा है और संकुल स्तर से जानकारी एकत्रित होने के पश्चात इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसमें कि हम पुराने पोर्टल में जिस प्रकार से हमारी ई सर्विस बुक देखा करते थे और अन्य कार्य में भी उसकी ज़रूरत लगती है, तो वह अब हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 में भी देख पाएंगे। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी जानकारियाँ उसमें हमारे संकुल अंतर्गत जो कार्य चल रहा है उसमें जानकारी ली जा रही है या हमसे भरवाई जा रही है। उसके बाद 3.0 वाले पोर्टल में इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो हमें क्या सावधानी रखनी है कि जो भी जानकारी हम भरे कंफर्म करके हमें भरना है, और जैसे भी संकुल के दिशा निर्देश मिले हमें उस प्रकार से प्रत्येक बिंदु को अच्छे से भरना है। क्योंकि एक बार ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद हमारे लॉगिन से या तो हमारे समकक्ष उच्च कार्यालय के लॉगिन से बदलने का ऑप्शन हटा दिया जाता है, तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, फिर हमारे स्तर से ये बदल नहीं पाएगा। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इसे भरना है। जैसे कि यहाँ पर यूनिक कोड, यूनिक आईडी लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर ट्रेजरी कोड का है, फिर हमारा शिक्षा अधिकारी तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जहाँ पे भी है वहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लॉक का नाम, हमारे ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कर्मचारी का नाम अपने लिखा, कर्मचारी के नामिनी का नाम, अपने नामिनी का नाम लिखना है, और नामिनी का आधार नंबर है यहाँ पर। उसके बाद श्रेणी, जो भी श्रेणी है, अजा पिछड़ा वर्ग या सामान्य जो भी है वहाँ यहाँ पर लिख देते हैं। नियुक्ति की श्रेणी तो अजा या सामान्य, तो यहाँ पर हमारा जो प्रथम नियुक्ति का आदेश रहता है उसमें उसकी श्रेणी लिखी हुई रहती है, वहाँ से देख करके हमें लिखना है। साथ ही में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे आदेशों में तो देख रहे हैं हम, लेकिन हमारे सर्विस बुक में क्या एंट्री करी हुई है, क्या लिखा हुआ है, उस प्रकार से हमें लिखना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लोक सेवक सेवा पुस्तिका सत्यापन, तो जानकारी सेवा पुस्तिका के आधार पर ही भरी जावे। तो मतलब कि जो हमारी सर्विस बुक में लिखा हुआ है वही डाटा हमें इसमें लिखना है, ताकि हमारे ई सर्विस बुक और सर्विस बुक में कोई अंतर ना हो। भविष्य में जब हमें ज़रूरत लगे तो हमें या हमारे परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ब्लड ग्रुप, ये हमारा ब्लड ग्रुप हमने लिख दिया। बैंक का नाम तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट लिखना है। उसके बाद अकाउंट नंबर लिख दिया, IFC लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख लिया, अपना ईमेल नंबर लिख लिया। उसके बाद पैन नंबर, वोटर ID नंबर, विधानसभा क्रमांक, लोकसभा क्रमांक, पैन नंबर, वोटर ID हो गया अपना, आधार नंबर लिख लेंगे। उसके बाद जन्म दिनांक अपना, और शब्दों में जन्म दिनांक लिख लेंगे। फिर प्राण नंबर अपना, जो NPS कार्ड हमें जो मिला है उसमें जो नंबर है वो अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिलान कर लेंगे। उसके बाद नामिनी का नाम फिर पुनः यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ पे आता है जन्म दिनांक, फिर प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत है वो यहाँ पर लिखेंगे हम। क्या पति या पत्नी शासकीय सेवक में है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं कर देते हैं, यदि हाँ है तो उनका विभाग और यूनिक कोड यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसी प्रकार फिर सह नामिनी, तो जैसे अपना नामिनी है तो नामिनी के पश्चात, नामिनी यदि नहीं रहता है तो नामिनी के पश्चात जिन्हें भी नामिनी बनाया हमने उनका नाम सह नामिनी में हम लिख देते हैं, उनकी जन्म तारीख वगैरह लिख देते हैं। जैसे दो व्यक्तियों को बनाया है तो हमारे नामिनी का 100% था, 2 नामिनी है तो उनका 50-50 जो भी % हमें देना है वह कर देंगे। उसके बाद दिव्यांगता का प्रकार यदि है तो हाँ कर लेंगे, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे
क्रॉस कर लेते हैं। गंभीर बीमारी है तो हाँ कर लिया, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे, यदि है तो उसका ब्यौरा दे देंगे और जिला मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर संलग्न कर देंगे, या तो फिर उसकी जानकारी जो भी है पूर्व से हमारे संकुल में दर्ज है, लेकिन उसका जो क्रमांक है, दिनांक है, जिला मेडिकल बोर्ड का नाम, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। आदिम जाति विभाग, शिक्षा विभाग से संविलियन यदि हुआ है तो यहाँ पर उसकी जानकारी हम फिल कर देते हैं। उसके बाद हम अगले पेज में जाते हैं तो प्रथम नियुक्ति विवरण वेतनमान, तो हमारा प्रथम नियुक्ति में क्या वेतनमान था वह यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद वो आदेश क्रमांक, आदेश की दिनांक, प्रथम नियुक्ति का पद क्या था हमारा, विषय, उसके बाद पदांकित संस्था का नाम एवं डाइस कोड यहाँ पर हम लिख देंगे। नाम लिख दिया, इसके नीचे हम डाइस लिखना था, हमें डाइस लिख देंगे। यह एक डमी डाटा है जो हमने एक उदाहरण के लिए तैयार किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। संस्था में उपस्थिति का दिनांक, हम संस्था में कब उपस्थित हुए तो वही लिख देंगे। आदेश जारीकर्ता का नाम, तो आदेश जारीकर्ता का नाम जो है वह हम यहाँ पर लिख देते हैं। जिला पंचायत देवास से जारीकर्ता हमारे जो थे आदेशकर्ता, वह जिला पंचायत देवास मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास। उसके बाद रिमार्क में मूल या संशोधित आदेश था, तो हमारा आदेश जो था मूल था, तो यहाँ पर हम मूल कर देंगे। इसी प्रकार से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति विवरण, मतलब हमारा जो संविलियन हुआ अध्यापक संवर्ग में, उसका डाटा हमें यहाँ लिखना है। छठा वेतन में वेतनमान क्या था, वह वेतनमान यहाँ पर लिख देते हैं। पारित हुआ क्या, तो हाँ यदि हुआ तो किस डेट में हुआ, वह यह डेट भी हम यहाँ पे संकुल के निर्देशानुसार पूछ करके भर देंगे। उसके बाद आदेश क्रमांक अध्यापक संवर्ग वाला, तो आदेश क्रमांक यहाँ पर लिख दिया हमने। आदेश क्रमांक, आदेश कब जारी हुआ तो वह दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। अध्यापक संवर्ग में हम जैसे सहायक अध्यापक, अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक किस पद पर हमारा संविलियन हुआ था, अध्यापक संवर्ग में आने पर हमारा पद नाम क्या था, वह यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद विषय, विषय हिंदी, जो भी विषय हमारा यहाँ पर लिख देते हैं। पदांकित संस्था का नाम एवं डाइस कोड, तो हम अध्यापक बने उस वक्त हम किस संस्था में थे, उस संस्था का नाम और डाइस कोड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद संस्था में उपस्थिति के दिनांक, तो हम अध्यापक बने तब हम किस साला में उपस्थित हुए, कब हुए, वह डेट हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम यदि उसी संस्था में हैं तो हमारी पूर्व वाली प्रथम उपस्थिति दिनांक जो थी वह यहाँ की यहीं आ जाएगी, क्योंकि हम प्रथम नियुक्ति भी हमारी वहीं थी और अध्यापक भी वहीं पे बने हम, तो मतलब हम पूर्व से ही वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद फिर वापस से जारीकर्ता का नाम, जिला जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत देवास, ये उदाहरण के तौर पर हमने लिखा हुआ है। उसके बाद मूल या संशोधित आदेश कौन सा था, तो यहाँ पर मूल आदेश था हमारा। इसके बाद कोई संशोधित आदेश नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पर मूल लिख देंगे। उसके बाद नवीन संवर्ग में नियुक्ति विवरण, हाँ या नहीं, तो यह हम जब प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हमारा जो पदनाम हुआ था, डिजिटल सिग्नेचर वाला आदेश जारी हुआ था 2018 में, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हमारा वेतनमान क्या था, वेतनमान भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो यह वेतनमान जो डमी डाटा दिया हुआ इससे ना लेके हमारे संकुल की जो टीम बनाई गई है या तो हमारे संकुल कार्यालय के सदस्यों से यह पूछ करके लिखना है। उसके बाद पारित, हाँ तो पारित कब हुई थी, 1/7/18 की स्थिति में वह पारित हुई थी, तो यह डेट हम लिख देते हैं। उसके बाद आदेश क्रमांक हमने लिख दिया। उसके बाद आदेश दिनांक, कब आदेश जारी हुआ तो वह लिख देंगे। नवीन संवर्ग में पद, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, किस प्रकार से वह हमारा पदनाम चेंज हुआ था वह यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ त्रुटिवश वरिष्ठ अध्यापक लिखा हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक आना था। चूँकि हम डमी डाटा जो है हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया है, हमें प्राप्त हुआ है हमारे वरिष्ठ कार्यालय से एक डेमो के रूप में, तो इसमें त्रुटिवश वरिष्ठ अध्यापक आ गया। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक आना था। उसके बाद विषय, तो विषय जो भी हमारा नवीन संवर्ग में जब हम गए थे क्या था वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नवीन संवर्ग में जो जिस संस्था में गए हम उस संस्था का नाम और डाइस कोड यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद संस्था में उपस्थिति के दिनांक क्या है, तो जब नवीन संवर्ग में हम गए उस संस्था में हमारी उपस्थिति क्या है वह दिनांक हम यहाँ पर लिख देंगे। और आदेश जारीकर्ता का नाम, तो जो भी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल या फिर जो भी जिला शिक्षा अधिकारी देवास जो भी अपने आदेश जारी करता है उनका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद फिर रिमार्क मूल संशोधित, तो हमारा आदेश मूल था। उसके बाद प्रथम क्रमोन्नति के बारे में यहाँ पर द्वितीय क्रमोन्नति समय वेतनमान का विवरण, हाँ या नहीं,
तो हमारी प्रथम क्रमोन्नति यदि लगी है तो हम प्रथम क्रमोन्नति का आदेश जारी कर देंगे। हम प्रथम क्रमोन्नति का आदेश क्रमांक लिख देंगे, उसके बाद आदेश दिनांक यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हमारा पद, तो पद क्या था जब हमारी प्रथम क्रमोन्नति लगी थी। उसके बाद विषय, प्रथम क्रमोन्नति लगते समय पदांकित संस्था का नाम एवं डाइस कोड यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद क्रमोन्नति मिलने का दिनांक, तो क्रमोन्नति मिलने का दिनांक जो है हमारे क्रमोन्नति वाले आदेश में लिखा हुआ रहता है, हम वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आदेश जारीकर्ता का नाम, तो जारीकर्ता का नाम भी उसी आदेश में अंत में और शुरुआत में हेडिंग में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद क्रमोन्नति का प्रकार, तो कौन सी क्रमोन्नति मिली है, प्रथम मिली है यदि, तो यहाँ पर हम प्रथम लिख देंगे। या तो त्रुटिवश मूल लिखा हुआ है, हमें संकुल के निर्देशानुसार कार्य करना है, यहाँ पर हमें प्रथम लिख देना। इसी प्रकार से द्वितीय क्रमोन्नति का डाटा यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ पर रिमार्क में हम द्वितीय लिख देंगे। उसके बाद उच्च पद प्रभार का विवरण, यदि उच्च पद प्रभार हुआ हमारा तो हम उच्च पद प्रभार का आदेश क्रमांक, आदेश जारी का दिनांक यहाँ पर लिख देंगे, उसका पद लिख देंगे कि किस पद पर हमारा उच्च पद प्रभार हुआ है। उसके बाद विषय हमारा किस विषय में हुआ है, फिर पदांकित संस्था का नाम और डाइस कोड यहाँ पर लिख देंगे। संस्था में उपस्थिति का दिनांक भी हम लिखेंगे कि हम संबंधित शाला में कब उपस्थित हुए। उसके बाद जारीकर्ता का नाम, तो जैसे भी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा आदेश जारी हुआ या तो फिर हमारे संभाग के द्वारा आदेश जारी हुआ तो वह यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पर मूल लिख देना। इसी प्रकार से हमारा जो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी जो है, तो कक्षा 11वीं यदि पुरानी है हमारी तो उसका डाटा हम लिख देते हैं, उत्तीर्ण करने का वर्ष लिख देंगे और डेट यदि हमें पता है सर्विस बुक अनुसार और हमारे डॉक्यूमेंट में भी है तो वह लिख देंगे। मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पर मार्कशीट में वर्ष ही होता है और हमारी सर्विस बुक में भी हम वर्ष की एंट्री ही करते हैं, तो हमें यहाँ पर वर्ष लिख देंगे। उसके बाद प्रतिशत और श्रेणी भी लिख देंगे। उसके बाद स्नातक के मुख्य 3 विषय लिखें, तो 12वीं में जो हमारे 3 विषय रहते हैं मुख्य, हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़ करके 3 विषय मुख्य रहते हैं, वह मार्कशीट में हमें दिखाई देंगे, तो वह हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से है, जहाँ से जिससे भी बोर्ड से है वो वहाँ पर एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद ये अनुमति क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का नाम, तो ये जो शासकीय सेवा में आने से पूर्व से यदि हमने किया है तो हम पूर्व से लिख देंगे। यदि हमने शासकीय सेवा में आने के बाद कोई सी शैक्षणिक योग्यता हमने बढ़ाई है तो अनुमति क्रमांक लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे। उसके बाद जारीकर्ता का नाम कि हमें किनके द्वारा अनुमति जारी की गई थी वह यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमारे सारे शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के बारे में हम एंट्री कर देते हैं। उसके बाद नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक भी स्थानांतरण हुए हो सभी का विवरण दें, तो यहाँ पर हमारे शैक्षिक, प्रशासनिक, अंतर निकाय, अंतर जिला या संविलियन किसी भी प्रकार के यदि स्थानांतरण हुए हैं तो उनका आदेश क्रमांक, आदेश की दिनांक और किस पद पर रहते हुए वह हुआ। उसके बाद विषय, पदांकित संस्था का नाम एवं डाइस कोड यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर जैसे कि नाम लिखा हुआ है स्कूल का, संस्था का, तो हमें नाम भी लिखना है और संस्था का डाइस कोड भी लिखना है। यह डेमो में थोड़ा त्रुटिवश कुछ जानकारियाँ पूर्ण रूप से फिल करी हुई नहीं है, हमें संकुल के निर्देशानुसार कर लेना है। उसके बाद पदांकित संस्था में उपस्थिति का दिनांक यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद आदेश जारीकर्ता का नाम, जैसे पूर्व में आदेश जारीकर्ताओं के नाम हमने लिखा, आदेश का प्रकार क्या है, स्थानांतरण है, पदोन्नति है, उच्च पद प्रभार है, अतिशेष है या अन्य जो भी है वहाँ यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार से हम यह जानकारी भर लेते हैं। यह हुआ प्रारूप 1 और प्रारूप 2 जो रहता है उसमें क्या है, उसमें हमारे संस्था के समस्त कर्मचारियों का डाटा सीनियरिटी वाइज रहता है। जैसे भी हमें संकुल से निर्देश मिले उस प्रकार से हमें कर लेना है कि सीनियरिटी के अनुसार जो संस्था में पहले से जो पदस्थ हैं उनका नाम ऊपर आता है। उसके बाद इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर और संकुल कर्मचारी के हस्ताक्षर भी यहाँ पे होना है। तो यहाँ पर क्या यूनिक कोड है, कर्मचारी का नाम, पदनाम, महिला या पुरुष है, किस विषय होती है वह हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद छात्र संख्या, तो गत वर्ष में छात्र संख्या की थी वो लिख देंगे हम। जन्म दिनांक, प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक, दिनांक, तो आदेश क्रमांक क्या है प्रथम नियुक्ति का और दिनांक क्या वो यहाँ पर लिख देंगे। प्रथम नियुक्ति पर शाला में उपस्थिति दिनांक लिख देंगे कि प्रथम नियुक्ति में हमारी उपस्थिति क्या थी। उसके बाद वर्तमान संस्था में यह डेट में थोड़ा अंतर आएगा। प्रथम नियुक्ति पर मतलब हमारी जहाँ भी नियुक्ति हुई उसमें हम प्रथम
नियुक्ति पर जो भी उपस्थिति दिनांक है हमारी वो यहाँ पर आएगी, और वर्तमान संस्था में उसके बाद अभी वर्तमान में जिस शाला में हम कार्यरत हैं उसकी डेट यहाँ पर आई। उसके बाद में सेवानिवृत्ति के दिनांक, तो सेवानिवृत्ति हमारी जन्म तारीख से 62 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी सेवानिवृत्ति की दिनांक होती है। तो यह पूर्ण रूप से समझने के लिए हमारे संकुल स्तरीय जो टीम बनाई जाएगी इसके लिए, उससे हम पूछ करके लिख सकते हैं। उसके बाद रिमार्क में तो प्रथम नियुक्ति हुआ था या उच्च पद प्रभाव हुआ था, अतिशेष हुआ था, प्रथम नियुक्ति, जो भी रिमार्क हमें लिखना है वह यहाँ पर हम लिख देते हैं। आशा है मुझे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।